हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और ये आपकी एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है ये बुक का ही है, बट इस एग्जांपल को मैं वैसे नहीं कराने वाला जैसे बुक में है। पहले मैं आपको इसकी बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को रीड करिएगा क्या लिखा है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। The probabilities are 0.65 that there will be a strike. ठीक है। अब ना इसको एक तरह से आप ना सैंपल स्पेसेस को इन केस ऑफ वेन डायग्राम समझना। राइट। तो वो कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.65 की देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने को ले लो आपकी, ये है भाई 0.65। तो ए है इवेंट ऑफ स्ट्राइक की मतलब इवेंट दैट स्ट्राइक विल अकर, इवेंट दैट स्ट्राइक विल अकर। तो अपने आप ही सोचो कि क्या इवेंट है जो स्ट्राइक नहीं होगी। तो ये तो पी ऑफ ए डैश हो गया, यानी कि 1 माइनस 0.65। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपकी स्ट्राइक नहीं होगी। आगे 0.80, आगे द प्रोबेबिलिटीज है इतना दैट देयर विल बी स्ट्राइक। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, ए डैश इवेंट है किसका, नो स्ट्राइक का। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि भाई 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड है। तो आप ना एक इवेंट ले लो बी, ये मान लो इवेंट हो गया, इवेंट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ जॉब। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब जो भी है उसको कंप्लीट होने की। तो अब आप खुद सोचो, इसने यहाँ पे क्या कही है, कंडीशन लगा दी आपके पास। राइट। और वो कंडीशन क्या लगाई है इसने कि भाई कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसको ले लेना, इवेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। ठीक है। तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी कि इफ देयर इज नो स्ट्राइक, यानी कौन सा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका, ए डैश की स्ट्राइक नहीं लग रही, तब कंप्लीशन ऑफ जॉब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो होगी आपकी पी ऑफ बी ए डैश। राइट। और ये कितनी गिवन है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, 0.80। राइट। यानी कि अगर स्ट्राइक नहीं होती तो जॉब कंप्लीट टाइम पे होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। आगे बोला है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो अब वही कह रहा है कि अगेन कंप्लीशन अगर स्ट्राइक हो जाए, यानी कि इवेंट ए अकर हो जाए, तो उसमें कह रहा है कि 0.32 चांसेस है। Right. Determine the probability that construction job will be completed on time. यानी आपको P of B निकालना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है, मैं ना सैंपल स्पेसेस बनाता हूँ स्ट्राइक्स के। ठीक है। स्ट्राइक के मैंने सैंपल स्पेस बनाया भाई, होने के चांसेस कितने हैं स्ट्राइक के, 0.65 और 0.35। ये मैं एक तरह से वेन डायग्राम समझना है इसको, कि ये सारा एरिया कवर कर रहा है कि स्ट्राइक होगी और ये स्ट्राइक नहीं होगी। अब आप एक बात सोचिए, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। वो वर्क जो है अगर आपकी स्ट्राइक नहीं होती तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो आपका काम टाइम पे खत्म होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे खुद सोचोगे, यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं। ठीक है, दिमाग लगाओ यहाँ पे कि यहाँ पे भी भाई दो केसेस बनते हैं। मैं इसको अलग अलग, एक मान लो रेड से शो कर रहा हूँ कि भाई काम नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा मैं शो कर रहा हूँ ब्लू से कि टाइम पे हो जाएगा। ऊपर ये जो रेड से ना, ये रेड से शो कर रहा है कि काम टाइम पे नहीं होगा, और ब्लू वाला काम टाइम पे होगा। ठीक है। सेम यहाँ पे अगर स्ट्राइक नहीं होती तो मैं कह रहा हूँ कि भाई काम नहीं होगा, और दूसरा कह रहा हूँ कि काम हो जाएगा अगर स्ट्राइक नहीं हो। अब आप एक बात सोचिए, अगर मैं इसी वेन डायग्राम में से आपसे पूछूं कि काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट। तो अब आप देखिए, ये दोनों सैंपल स्पेसेस में से कुछ कुछ हिस्सा मुझे उठाना पड़ेगा। इसमें से कुछ हिस्सा उठाना पड़ेगा और कुछ इस वाले में से, दूसरे वाले में से। तो मेरे को काम होने की चाहिए ना प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दोनों सैंपल स्पेसेस में से कुछ कुछ पार्ट मांगते हैं आंसर में, दोनों सैंपल स्पेसेस में से, मतलब एक
स्ट्राइक अकर होने की एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे स्ट्राइक अकर हो रही है या फिर नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है कि भाई काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता, लेकिन हमसे मांगा क्या उसने, काम होने की प्रोबेबिलिटी मांगी है। ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी उसने, उसने कहा है कि भाई काम होने की प्रोबेबिलिटी बताओ हमें। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से निकालेंगे इसका हिस्सा और यहाँ से निकालेंगे इसका हिस्सा, और दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो इसका फॉर्मूला भी पता है क्या बनेगा, बहुत इजी सा फॉर्मूला बन जाएगा इसका। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी ऑफ बी। अब यहाँ पे आप देखिए मैं कह रहा हूँ पी ऑफ ए, यानी कि पहला केस कंसिडर किया कि भाई स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक नहीं होगी क्या है, ए डैश। तो स्ट्राइक होगी पहला ये, इनटू, तो स्ट्राइक अगर हो रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई काम हो जाए स्ट्राइक होने पे, तो ये है आपकी पी ऑफ ना बी बाय ए, राइट। दूसरा केस क्या बन गया कि भाई स्ट्राइक नहीं हो रही है, दैट इज पी ऑफ ए डैश इनटू, तो नहीं होने पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी कि काम हो जाए, स्ट्राइक ना होने पे काम टाइम पे हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखो हमने सबसे पहले क्या केस कंसिडर किया कि भाई स्ट्राइक हो रही है, तो स्ट्राइक होने के चांसेस क्या है, 0.65, तो आप लिखोगे 0.65 इनटू, आगे बोला है कि क्या कहते हैं ये जो है आपका अगर स्ट्राइक होती है तो वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम क्या होगा, ये आपने लिखा हुआ है कितना, 0.32। फिर दूसरा केस क्या है कि स्ट्राइक नहीं हो रही, स्ट्राइक नहीं हो रही तो दैट इज ओके 0.35, और स्ट्राइक नहीं हो रही इसके बावजूद काम होने की प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक ना, स्ट्राइक क्या कहते हैं नहीं हो रही है तो काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। तो अब आपका सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था आपको, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कुछ देख लीजिए कितना आएगा, 0.32 इंटू 0.65 कर लीजिए 0.208, एंड 0.35 इंटू 0.8 कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.280, तो आपका टोटल आता है 0.488। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्राइक हो या ना हो हमें मतलब नहीं, हमसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि काम हो जाएगा, तो हमने फाइनल आंसर निकाल के दिया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा ऑन टाइम, दैट्स इट। तो बच्चों अब आप देखिए, अब हम लोग करेंगे आपका बुक का एग्जाम्पल, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम लोग, एक्सरसाइज 13.3 का। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी टोटल, टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, तो यानी कि एक अर्न बनाइए आप, ये इसके अंदर 5 रेड है एंड दूसरी 5 ब्लैक बॉल्स है, और अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। तो क्या किया है हमने, यहाँ से क्या कहते हैं एक बॉल निकाली है, ठीक है, एक बॉल को निकाला, इसमें कलर जो भी आया, ठीक है, वो हमने नोट कर लिया, मान लो वो कलर आ सकता था रेड या फिर वो कलर आ सकता था ब्लैक। हमने क्या किया उसको भाई नोट किया, हमें नहीं पता कौन सा कलर आया, नोट करके हमने वापस इसके अंदर डाल दिया, राइट। मोर ओवर, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random। वो कह रहा है इसके बाद हमने क्या किया, जो कलर हमने निकाला था ना, जो ड्रॉ में निकाला था, जो भी कलर निकला उसी की 2 एडिशनल बॉल्स हमने अर्न में डाल दी। तो इसमें बेटा 2 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉ में अगर रेड आया तो हमने रेड की 2 एक्स्ट्रा बॉल डाल दी, 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल्स डाल दी। तो इनिशियली रेड बॉल्स थी 5, अब कितनी होगी, क्योंकि ये निकाल के वापस पहले तो ये डाली, एडिशनली 2 और डाल दी, तो अब 7 रेड हो गई और 5 ब्लैक रह गई। अगर वो जो बॉल हमने निकाली थी वो ब्लैक होती तो हम 2 ब्लैक बॉल्स डालते, तो क्या होती, 5 रेड रह जाती और 7 ब्लैक रह जाती, राइट। तो ये तो आपको डायग्राम के थ्रू इतना समझ में आ गया होगा। आगे बोला है what is the probability that the second ball is red। अच्छा एक मिनट, put in the urn and then अच्छा इसको कंप्लीट भी पढ़ लो, थर्ड लाइन को, सेकंड थर्ड लाइन को, मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and
देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब क्या हुआ, जब हमने ये बॉल्स डाल दी, इसके बाद भी एक बॉल हम और निकाल रहे हैं, वो हमारा सेकंड ड्रॉ है। सेकंड ड्रॉ में वो पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज, फर्स्ट वाला इवेंट को मान लो आर। आर इवेंट, जो आपका आर इवेंट है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, या इवेंट, इसको इवेंट मानो। इवेंट क्या है आपका, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड इन फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में रेड आने की, मान लीजिए इवेंट को आर से डिनोट कर रहे हो, और बी से डिनोट कर रहे हो इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक इन फर्स्ट ड्रॉ, राइट। अब मैं ई मान लेता हूं इवेंट, ये फाइनल वाला है, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ के अंदर इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको पता कैसे चलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो इसको ना वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, मान लो ये इसका वेन डायग्राम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फर्स्ट ड्रॉ में दोनों सेम होंगी, राइट, दोनों ही सेम होंगी। अब आप एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये रेड है और ये ब्लैक, ठीक है। अगर मान लीजिए रेड आती है तो हम दो रेड बॉल डालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी नेक्स्ट ड्रॉ के अंदर रेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर फर्स्ट रेड आई है, ठीक है। दूसरा केस ये था, अगर ब्लैक निकलती बॉल तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती, कम। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, यानी ये पार्ट चाहिए। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, ये पूरे सैंपल स्पेसिस में से थोड़ा इस पार्ट से निकाला जाएगा, थोड़ा इस पार्ट से निकाला जाएगा, राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो दोनों सैंपल स्पेसेस शेयर करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ती है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया था क्या निकालना है आपको, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड, तो यानी पी ऑफ ई निकालना है इन सेकंड रो, है ना, इन सेकंड रो। वो क्या होगा, इसमें आपको दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। अभी आप याद करिए, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक वाला बताया था कि स्ट्राइक होगी और नहीं होगी। यहाँ पे केस बन गया रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा। तो यहाँ पे पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी ले लो, पी ऑफ आर, राइट, इनटू, आपको मैंने बताया था जो ये इवेंट यहाँ लिखा जाएगा वही इवेंट ये लिखा जाएगा, और ये जो इवेंट है आर, वो इसके नीचे की, ये माना जाएगा कि ये अकर हो चुका। सिमिलरली दूसरा केस कंसिडर करेंगे ब्लैक आने का, और सेम चीज उस इवेंट के अकर होने की, अगर दूसरा इवेंट, ये जो बी वाला इवेंट है, ये अकर हो चुका है। बस फॉर्मूला लिखना है आपको ये वाला। अब एक बात बताइए, पी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन फर्स्ट ड्रॉ है ये, तो आप पहली ड्रॉ में रेड का आने की प्रोबेबिलिटी क्या देख सकते हो, 5/10, साफ साफ दिख रहा है, 5 रेड है 5 ब्लैक है, यानी कि 5/10 इंटू पी ऑफ ई बाय आर। अब यहाँ पे समझो, ये कह रहा है कि कंडीशन अप्लाइड, मतलब आर हो गया, मतलब अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड निकाल लिया आपने, तो बेटा 2 एक्स्ट्रा रेड होगी ना इसमें। अब ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन सेकंड ड्रॉ, यानी कि इस वाले ड्रॉ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, रेड बॉल है 7, टोटल कितनी हो गई 12, इतना। सिमिलरली प्लस पी ऑफ बी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में क्या होगी, 5/10। अगर ब्लैक आता है तो सेकंड ड्रॉ में रेड आने की क्या आएगी बेटा, अगर ब्लैक आया तो ब्लैक बॉल्स 2 बढ़ रही है आपकी, राइट। तो लेकिन रेड आने की प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, यहाँ से आपका ये 1/2, दिस विल बी 1/2, तो ये आपका आ रहा है 7/24 प्लस 12 सॉरी 7/24 प्लस 5/24, तो ये कितना है 12/24, दैट इज 1/2। तो आपकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है सेकंड रो में, हाफ चांसेस आर देयर कि इट विल बी रेड, एंड हाफ चांसेस आर देयर इट विल बी अ ब्लैक बॉल, दैट्स इट। तो टोटल थ्योरम, जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला है थ्योरम है आपका, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो हमारा सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस थ्योरम को करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो बेस थ्योरम आपके लिए करना थोड़ा इजी हो जाएगा। and I want you to understand the difference between multiplication theorem and theorem of total probability। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही आएगा समझ में। एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इंटरनेट पे भी काफी सारी चीजें सर्च कर सकते हो, आप इनके काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो सर्च कर सकते हो, आपको दोनों के टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे
उतने आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि किस केस में हमें कौन-सा थ्योरम अप्लाई करना है, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।